चोर एक टाइट एंग्री मैन के जैसे होते हैं, लाल में चोर यानी चेरो और बैंगनी में जैसे यानी कर्नल जोन्स। लेकिन नेता और वर्ष के लिए यहाँ एक लॉजिक नोट काम करता है। टाइट का मतलब 8 लिया गया है और एंग्री को हंग्री यानी भूखा से जोड़ा गया है। बिल्कुल। इस प्रकार 8 से 1800 बना और हंगरी से नेता का नाम भूकन सिंह निकल कर आता है। मान लीजिए कोई एक बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा के हॉल में बैठा है, समय बस खत्म ही होने वाला है, माथे पर पसीना है और सामने एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और वो भी इतिहास का कोई बहुत ही मुश्किल सवाल। बिल्कुल। 250 साल पुराने किसी ब्रिटिश अधिकारी का नाम पूछा गया है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। रटी हुई सारी तारीखें और नाम आपस में एकदम उलझ गए हैं, जो कि बहुत ही आम बात है ऐसे प्रेशर में। हाँ, लेकिन तभी अचानक दिमाग में कंप्यूटर की फोटो को रीसाइज करने की बात याद आती है और जादुई तरीके से उस सवाल का सही जवाब सामने आ जाता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना? हाँ, लेकिन मानव मस्तिष्क वास्तव में इसी तरह के अजीब और अप्रत्याशित कनेक्शन बनाकर काम करता है। मतलब जब सीधा रास्ता ब्लॉक हो जाता है ना, तो दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगता है। और आज के इस गहन अध्ययन का विषय यही शॉर्टकट है। तो इस चर्चा में हम एक बेहद अनोखे और कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका नाम है झारखंड रिवोल्ट ट्रिक्स.pdf। हाँ, ये कोई आम इतिहास की किताब नहीं है। एकदम सही। ये एक ऐसा कोडेड मैनुअल है जो झारखंड के 11 प्रमुख ऐतिहासिक विद्रोहों को रटने की पारंपरिक और उबाऊ विद्या को सीधे खारिज करता है। इसका मिशन सिर्फ इतिहास सिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे सुपर फास्ट जी के ट्रिक्स के जरिए हमारा दिमाग जटिल डेटा को प्रोसेस करता है, उसे एनकोड करता है और हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। देखिए, इस दस्तावेज को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये पूरी तरह से कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा। हाँ, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इतिहास बहुत नीरस है, लेकिन इस पीडीएफ ने ऐतिहासिक डेटा को एक विजुअल और ऑडिटरी कोड में बदल दिया है। तो चलिए फिर इस जासूसी कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है ना, दस्तावेज, उसे लीजेंड कार्ड कहता है। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। हाँ, इसे एक तरह का मास्टर पासवर्ड माना जा सकता है। इसमें हर ऐतिहासिक जानकारी को 4 स्पष्ट रंगों में बांट दिया गया है। लाल रंग हमेशा विद्रोह के नाम को दर्शाता है। ठीक है। नीला रंग उस विद्रोह की अवधि या वर्ष बताता है। हरा रंग विद्रोही नेता की पहचान है और बैंगनी यानी पर्पल रंग उस दमनकर्ता या ब्रिटिश अधिकारी के लिए रिजर्व है जिसने उस विद्रोह को कुचला था। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ शब्दों को रंगीन कर देने से वह याद हो जाते हैं? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे मनोविज्ञान की भाषा में विजुअल चंकिंग और कलर एनकोडिंग कहा जाता है। विजुअल चंकिंग? हाँ, देखिए, जब कोई तनाव में होता है, जैसे परीक्षा के दौरान, तो दिमाग का जो हिस्सा तार्किक सोच को संभालता है, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। प्रेशर की वजह से। बिल्कुल। ऐसे में हमारा मस्तिष्क रंगों जैसे दृश्य संकेतों को बहुत तेजी से पकड़ता है। दिमाग जानकारी को एक बड़े पैराग्राफ की तरह पढ़ने के बजाय लाल, नीले, हरे और बैंगनी रंग के अलग-अलग कंपार्टमेंट या छोटे बक्से बना लेता है। अच्छा, मतलब डेटा को छांक लेता है। सही कहा। अगर किसी को सिर्फ ये याद है कि बैंगनी रंग में कोई विशेष शब्द था, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि बात किसी ब्रिटिश अधिकारी की हो रही है। ये चीजों को रिकॉल करने का एक बेहद शक्तिशाली और त्वरित तरीका है। थ्योरी तो सुनने में बड़ी शानदार लग रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रैक्टिकल में कैसे काम करती है। दस्तावेज की जो मास्टर टाइमलाइन है, वो 1767 से शुरू होकर 1831 तक चलती है। इसमें 11 प्रमुख विद्रोह शामिल हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं 1767 के पहले विद्रोह से, जिसे ढाल विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को याद रखने के लिए जो ट्रिकलाइन दी गई है, वो कुछ इस प्रकार है: डाल पानी एक साथ सर पर सट से जगा ले, रुक मत। पहली बार सुनने में तो ये लाइन पूरी तरह से अर्थहीन लग सकती है। सच बताऊं तो मुझे भी एकदम अर्थहीन ही लगी। लेकिन रंगों का चश्मा पहनते ही ये अर्थहीन लाइन एक बहुत ही सटीक डेटाबेस में बदल जाती है। वो कैसे? देखिए, लाल रंग में शब्द है डाल, जो सीधे तौर पर ढाल विद्रोह की ओर इशारा करता है। नीले रंग में लिखा है 1767। 1767? हाँ, जो अगर ध्यान से सुना जाए तो 1767 से 1777 यानी 1767 के दशक की ध्वनि देता है। अरे वाह!
ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया है। फिक्कल। और हरे रंग में जगह शब्द है, जिसका मतलब है विद्रोही नेता जगन्नाथ ढाल। और सबसे अंत में बैंगनी रंग में है रुक, जो ब्रिटिश दमनकर्ता लेफ्टिनेंट रुक और कैप्टन मॉर्गन को दर्शाता है। मतलब एक ही अटपटी सी लाइन और पूरी की पूरी ऐतिहासिक घटना डिकोड हो गई। यही तो इस ट्रिक की खासियत है। इसी तरह टाइमलाइन में अगला है 1769 का चुआड़ विद्रोह। इसकी ट्रिक है, चुआड़ लोग एक साथ मिलकर 6 को घूरा फेर कर लो न बना दिया। ये भी एक दिलचस्प लाइन है। हाँ, यहाँ भी रंगों का पैटर्न स्पष्ट है। लाल रंग का चुआड़ यानी चुआड़ विद्रोह, नीले रंग में एक साथ 6 यानी 1769, और बैंगनी रंग में अंत में न है, जिसका अर्थ है दमनकर्ता लेफ्टिनेंट नन। बिल्कुल सही। लेकिन हरे रंग वाले हिस्से पर आकर मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। विद्रोही नेता का नाम था रघुनाथ महतो, और ट्रिक में उनके लिए हरे रंग में घूरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब घूरा शब्द से कोई रघुनाथ महतो तक कैसे पहुंच सकता है? क्या मानव मस्तिष्क वाकई इतने बेतुके तरीके से काम करता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर मेमोरी साइंस का सबसे मजेदार नियम लागू होता है। इसे बिजारेनेस इफेक्ट कहते हैं। बिजारनेस इफेक्ट मतलब बेतुकापन। हाँ, विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग सामान्य और उबाऊ चीजों को भूलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बात तो है। जबकि जो चीजें अजीब, बेतुकी या हास्यास्पद होती हैं, वो हमेशा के लिए छप जाती हैं। घूरा और रघु में एक ध्वन्यात्मक समानता है, जिसे फोनेटिक ट्रिगर कहते हैं। अच्छा, मतलब साउंड एक जैसा है। बिल्कुल। बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते समय पूरा नाम याद आना जरूरी नहीं होता, बस एक छोटा सा सुराग चाहिए होता है। जैसे ही दिमाग घूरा शब्द को प्रोसेस करता है, वो उन 4 विकल्पों में से उस नाम को छांट लेता है जिसमें रघु की ध्वनि छुपी हो। तार्किक रूप से ये भले ही अजीब लगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकली रूप से ये बुलेट ट्रेन की तरह काम करता होगा। एकदम सही। मतलब ये कि तर्क को पीछे छोड़कर बेतुकेपन को अपनाना ही यहाँ जीतने की असली कुंजी है। चलिए, अब समय रेखा में उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जो इस पीडीएस का सबसे मजबूत हिस्सा लगता है। आप 1770 के दशक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 1770 से लेकर 1772 का समय। ये वो समय था जब लगातार 3 वर्षों में 3 बड़े विद्रोह हुए। चेरो विद्रोह का पहला चरण जो 1770 में हुआ, भोक्ता विद्रोह 1771 में, और घटवाल विद्रोह 1772 में। इस हिस्से को दस्तावेज में दमनकर्ता मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। और ये हिस्सा सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पैटर्न को उजागर करता है। वो पैटर्न क्या है? देखिए, अगर इन तीनों ट्रिक्स का एक साथ विश्लेषण किया जाए तो एक बहुत ही गहरा रणनीतिक अर्थ निकलकर सामने आता है। तो चलिए इन तीनों को डिकोड करके देखते हैं। चेरो विद्रोह की ट्रिक है, चोर एक 700 उत्तर देकर चित्र को अपने कब्जे में लिया। इसमें लाल चोर यानी चेरो, नीला 1700 उत्तर यानी 1770, हरा चित्र यानी नेता चित्र जीत रहा है, और अंत में बैंगनी रंग में है कॉब्जे, जो कैप्टन जैकब कैमिक के लिए है। बिल्कुल। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये कॉब्जे शब्द है। अब ठीक अगले साल की लाइन देखिए, 1771 का भोक्ता विद्रोह। इसकी लाइन है, भोक्ता ने एक साथ एक होकर जय जयकार को जैक बनाया। इसमें एक साथ एक हो गया 1771, हरा जय मतलब जयनाथ सिंह, और फिर से बैंगनी रंग में एक शब्द आता है, जैक। और ये जैक भी कैप्टन जैकब कैमिक ही है। और इसके बाद वाला विद्रोह वो भी देख लेते हैं। 1772 का घटवाल विद्रोह। लाइन है, घोटाला किया 1772, सरदार को जैब कब खाली हैं। इसमें लाल घोटाला मतलब घटवाल, नीला 1772 मतलब 1772, हरा सरदार यानी घटवाल सरदार या मुकुंद सिंह, और बैंगनी रंग में है जैब कब। और ये जैब कब कौन है? फिर से वही कैप्टन जैकब कैमिक। इसे पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे किसी वीडियो गेम का कोई लेवल बॉस हो। लेवल बॉस? हाँ, मतलब पहले लेवल पर खिलाड़ी जीतता है तो बॉस कब्जे बनकर आ जाता है, दूसरे लेवल पर वो जैक बनकर रास्ता रोकता है, और तीसरे लेवल में वही बॉस जैब कब बनकर फिर सामने खड़ा हो जाता है। ये वीडियो गेम वाली एनालॉजी ना स्थिति को बहुत सटीक ढंग से समझाती है, लेकिन इसके पीछे का जो ऐतिहासिक सच है वो और भी ज्यादा गंभीर है। अच्छा? हाँ, दस्तावेज में इसे कैप्टन कैमिक की हैट्रिक कहा गया है। ये महज कोई संयोग नहीं है कि एक ही ब्रिटिश अधिकारी का नाम 3 लगातार सालों में आ रहा है। तो फिर ये क्या दर्शाता है?
ये उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सुविचारित सैन्य रणनीति को दर्शाता है। कैप्टन कैमेक को पलामू और उसके आसपास के क्षेत्रों को शांत करने का जिम्मा दिया गया था और वो एक एक करके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इन जनजातीय विद्रोहों को कुचल रहा था। ये मेमोरी ट्रिक न केवल नाम याद करा रही है, बल्कि उस दौर के सिस्टमैटिक कॉलोनियल सप्रेशन यानी व्यवस्थित औपनिवेशिक दमन का एक पूरा भू राजनीतिक नक्शा दिमाग में खींच देती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कुछ शब्दों के हेरफेर से इतिहास का इतना बड़ा पैटर्न समझ में आ जाता है। ये जो लेवल बॉस की अवधारणा है, ये आगे भी जारी रहती है। बिल्कुल। 1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक की शुरुआत में एक नया दमनकर्ता मैट्रिक्स सामने आता है। ये दौर था पहाड़िया विद्रोह जो 1772 में हुआ, तमाड़ विद्रोह 1782 और तिलका आंदोलन 1783 का। और यहाँ कैप्टन कैनाक की जगह एक नया अधिकारी एंट्री लेता है, क्लीवलैंड। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस चरण में दस्तावेज ना ऑडियो विजुअल लिंक और शब्दों की ध्वनियों यानी फोनेटिक्स के जादू को एक बिल्कुल नए स्तर पे ले जाता है। चलिए देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह की लाइन है, पहिया एक के साथ साथ दोनों सूर्य के चारों ओर क्विकली मूव करते हैं। लाल पहिया यानी पहाड़िया, नीला एक के साथ साथ दोनों यानी 1772, हरा सूर्य यानी सूर्य चंद्रू सांवरिया और बैंगनी क्विकली जिसका अर्थ है अंगस्टिल क्लीवलैंड। बिल्कुल सही। फिर 1782 का तमाड़ विद्रोह आता है, तुम मारो एक साथ आसी वीरों को ठाकुर भोलानाथ के जैसा। लाल तुम मारो यानी तमाड़, नीला एक साथ आसी यानी 1782, हरा ठाकुर भोलानाथ और बैंगनी जैसा जो जेम्स क्रॉफर्ड के लिए है। यहां तक तो सब कुछ एक तार्किक प्रवाह में लगता है। हाँ, लेकिन इसके ठीक बाद जो 1783 का तिलका आंदोलन है, उसकी ट्रिक तो दिमाग को पूरी तरह घुमा देती है। वो ट्रिक क्या है? लाइन है, तिल एक साथ तेरा आसिक तिल का कली लेकर आया है। लाल में तिल यानी तिलका, हरे में तिलका यानी तिलका मांझी और बैंगनी में कली यानी क्लीवलैंड। ये सब तो समझ आता है, लेकिन नीले रंग में जो वर्ष के लिए कोड है वो है एक साथ तेरा आसिक। एक साथ तो 17 हो गया, लेकिन तेरा आसिक से 1783 का क्या कनेक्शन है? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब ये किसी भी गणितीय या तार्किक नियम से 83 तो बनता ही नहीं है। यही तो इस पूरे पीडीएफ का मास्टर स्ट्रोक है। इसे लॉजिक से नहीं बल्कि अपनी सुनने की क्षमता यानी अकूस्टिक एनकोडिंग से डिकोड करना होगा। अकूस्टिक एनकोडिंग? हाँ, जरा तेरा आसिक शब्द को जोर से और एक प्रवाह में बोलने की कोशिश कीजिए। तेरा आसिक 83। अरे हाँ, ये बिल्कुल हिंदी के अंक 83 यानी 83 की तरह ध्वनित होता है। ओह, तेरा आसिक यानी 83। ये वाकई जीनियस है। मतलब अर्थ को पूरी तरह से बाईपास करके सीधे ध्वनि की नकल कर ली गई। सटीक कहा। परीक्षा के भारी दबाव में दिमाग को 8 और 3 याद करने में समय लग सकता है, लेकिन तेरा आशिक सुनकर 83 की ध्वनि न तुरंत क्लिक करती है। बिल्कुल। और अगर दमनकर्ता मैट्रिक्स के इस दूसरे हिस्से को जोड़कर देखा जाए, जिसे पीडीएफ में क्लीवलैंड के लक्ष्य नाम दिया गया है, तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। वो कैसे? 1772 के पहाड़िया विद्रोह में ककीली और 1783 के तिलका आंदोलन में कली, ये दोनों शब्द क्लीवलैंड को दर्शाते हैं। एक छात्र के दिमाग में तुरंत ये बात लॉक हो जाती है कि क्लीवलैंड ने किन दो बड़े आंदोलनों को क्रूरता से दबाया था। ये जानकारी को अलगाव में याद करने के बजाय एक नेटवर्क बनाकर याद करने का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। ये इतिहास को एक पहेली की तरह सुलझाने जैसा है, जो हर कदम पर एक नया सरप्राइज देती है। चलिए अब 19वीं सदी में प्रवेश करते हैं। 1800 से 1831 का समय। इसमें चेरो विद्रोह का दूसरा चरण जो 1800 में हुआ, हो विद्रोह 1820 और कोल विद्रोह 1831 शामिल है। यहाँ आकर ट्रिक्स के स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो बदलाव क्या है? अचानक से शुद्ध हिंदी के बीच में अंग्रेजी के शब्दों और आधुनिक अवधारणाओं का भारी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। देखिए, ये बदलाव ना जानबूझकर किया गया है। अच्छा? हाँ, जब कोई बहुत लंबा डेटा सेट याद कर रहा होता है तो एक रास्ता या कह लें मोनोटोनी से दिमाग ऊबने लगता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि पैटर्न को बीच बीच में तोड़ना बहुत जरूरी होता है ताकि मस्तिष्क की एकाग्रता बनी रहे। चेरो आंदोलन के दूसरे चरण की ट्रिक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लाइन है, चोर एक टाइट एंग्री मैन के जैसे होते हैं। लाल में चोर यानी चेरो और बैंगनी में जैसे यानी कर्नल जोन्स। लेकिन नेता और वर्ष के लिए यहाँ एक लॉजिक नोट काम करता है।
टाइट का मतलब 8 लिया गया है और एंग्री को हंग्री यानी भूखा से जोड़ा गया है। बिल्कुल। इस प्रकार 8 से 1800 बना और हंगरी से नेता का नाम भूकन सिंह निकल कर आता है। यहाँ एनकोडिंग को एक स्तर और गहरा कर दिया गया है। सीधे शब्दों की जगह उनके अर्थों या राइमिंग शब्दों का सहारा लिया गया है, जो दिमागी कसरत को और भी मजेदार बना देता है। हाँ, लेकिन पूरी टाइमलाइन में जो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली ट्रिक है वो 1820 के हो विद्रोह की है। ट्रिक कुछ इस तरह है, हम 18 to 20 KB फोटो को फाइल में रिसाइज करते हैं। ये तो बहुत ही अलग है ना? लाल हम मतलब हो विद्रोह, नीला 1820 मतलब 1820, काला को फाइल यानी कोल्हान क्षेत्र, हरा फोटो मतलब पोटो सरदार और अंत में बैंगनी रंग का रिसाइज यानी मेजर रफसीज। इसे देखकर तो कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। ऐसा लगता है जैसे 200 साल पुराने खूनी इतिहास को किसी जेनजी ग्राफिक डिजाइनर की भाषा में समझाया जा रहा हो। 18 से 20 KB की फोटो को रिसाइज करना इतिहास के नोट्स में ये शायद ही पहले कभी देखा गया हो। और यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी ताकत है। इसे कॉग्निटिव साइंस में स्कीमा एक्टिवेशन या कॉग्निटिव ब्रिजिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव ब्रिजिंग? हाँ, इसका मतलब है कि नई, मुश्किल और अपरिचित जानकारी को किसी ऐसी पुरानी और परिचित जानकारी से जोड़ देना जो दिमाग में पहले से ही बहुत मजबूती से बैठी हो। अच्छा, जैसे फोटो रिसाइज करना? बिल्कुल। आज के दौर में हर कोई कंप्यूटर या मोबाइल पर फोटो की साइज कम करने का मतलब समझता है। ये एक रोजमर्रा का काम है। दस्तावेज में इस परिचित आधुनिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक पुल बना दिया है। मेजर रफसीज एक अपरिचित और विदेशी नाम है जिसे दिमाग भूल सकता है, लेकिन रीसाइज को नहीं भूलेगा। बस रीसाइज याद आते ही दिमाग उस पुल को पार करके अपने आप रफसीज तक पहुंच जाएगा। ये वाकई एक अभूतपूर्व तरीका है इतिहास के बोझ को कम करने के लिए आज की तकनीक की शब्दावली का इस्तेमाल करना। सदी का आखिरी विद्रोह जो 1831 का कोल विद्रोह है, वो भी इसी तरह की फोनेटिक ट्रिक का इस्तेमाल करता है। उसकी ट्रिक क्या है? कल आ हर दिन एक सुंदर मान के विल भरूंगा। लाल यानी कोल, नीला 1831, हरा सुंदरमान यानी सिंद्रायमान की और बैंगनी यानी कैप्टन विल्किंसन। सुंदरमान से सिंद्रायमान की और विल से विल्किंसन तक का सफर अध्वनियों का ही एक शानदार खेल है। इस तरह 1767 से 1831 तक के 11 विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला इन रंगों, ध्वनियों और अजीबोगरीब कहानियों के माध्यम से एक सुरक्षित फोल्डर में बदल जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस पूरी जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति में हमेशा के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये PDF सिर्फ ट्रिक्स देकर नहीं रुकती, बल्कि अंत में एक स्थायी मेमोरी लॉक सिस्टम भी प्रदान करती है, जिसमें 3 स्पष्ट कदम बताए गए हैं। सही कहा। जानकारी को स्थायी बनाने के लिए पहला कदम है रंग संकेत यानी कलर क्यूज को आत्मसात करना। किसी को भी सबसे पहले इन 4 रंगों लाल, नीला, हरा, बैंगनी का अर्थ अपने अवचेतन मन में स्थापित करना होगा। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है अकूस्टिक रीइंफोर्समेंट यानी जोर से पढ़ना। किसी ट्रिक को सिर्फ आंखों से पढ़ लेना काफी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इसे जोर से बोलता है तो उसके खुद के कान उन ध्वनियों को सुनते हैं, जिससे मेमोरी का एक और न्यूरल पाथवे सक्रिय हो जाता है। ट्रिक्स को कम से कम 3 बार जोर से पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। और तीसरा कदम है मानसिक चित्र बनाना, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। जब ट्रिक पढ़ी जाए तो दिमाग में एक फिल्म चलनी चाहिए, जैसे फोटो को रिसाइज करते हुए या किसी पहिए को क्विकली मूव करते हुए वास्तव में एक छवि की कल्पना करना। रंगों, आवाज और दृश्य का ये त्रिकोण किसी भी डेटा को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। इन तीनों वैज्ञानिक कदमों का पालन करने से ये तय हो जाता है कि परीक्षा के समय कोई भी जानकारी धुंधली नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या? इस पूरी चर्चा और इन शानदार मेमोरी ट्रिक्स के विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक विचार सामने आता है, जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। वो विचार क्या है? देखिए, आज इन विद्रोहों को याद करने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर एक पल के लिए रटने की इस प्रक्रिया से बाहर निकलकर उस दमनकर्ता मैट्रिक्स को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में देखा जाए तो एक बहुत ही भयावह तस्वीर उभरती है। भयावह तस्वीर? हाँ,
कैप्टन कैमिक, क्लीवलैंड या मेजर रफसिस जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने इन विद्रोहों को एक एक करके कुचला। 1770 में चेरो, 1771 में भोक्ता, 1772 में घटवाल। ये मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आदिवासी समुदायों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ी। हाँ, ये बात